नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम एक ऐसे वैश्विक विषय को लेकर आए हैं जिसका संबंध भारतीयता से भी है। दरअसल हम बाखबर में अक्सर उन विषयों को लेते हैं जो राज्य स्तर के होते हैं या कभी कभी राष्ट्रीय स्तर के, लेकिन आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। दरअसल चीन के साथ भारत का सीमा पर विवाद हुआ है और उसमें हमारे 3 जवानों की शहादत हुई है, कर्नल और 2 हमारे सिपाही। हम उन तीनों को जो है एक तो शहादत को प्रणाम करते हैं और जय हिंद की बात इसलिए करते हैं क्योंकि भारत की इसमें विजय हो। लेकिन हम आज चर्चा इस मुद्दे पर कर रहे हैं कि चीन ने जो आंख दिखाने की बात करता था, अब वो जान लेने और देने पर उतारू हो गया है। हम इस विषय पर इसलिए भी आए क्योंकि भारत के लिए ये एक अवसर भी हो सकता है। जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के चलते चीन का बायकॉट हो रहा है और ऐसे में चीन का भारत से युद्ध जैसे हालात पैदा करना और लड़ना झगड़ना, ये कहीं ना कहीं भारतीय शासक और भारतीयों के लिए अवसर है। मैं बहुत संक्षेप में एक बात जोड़ना चाहूँगा कि सरकार ने कहा है, मोदी सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस एक अवसर है। हमारा कहना है ये कि चीन से युद्ध के हालात भी अवसर हैं। भारतीय जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, जो छोटे छोटे से ग्राम उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, वो चीन के चलते खत्म हो गए या कमज़ोर पड़ गए। मैं छोटे से आंकड़े पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि स्मार्टफोन का जो मार्केट है, चीन से जो हम इससे चीन की हिस्सेदारी भारत में 2 लाख करोड़ की, यानी भारतीय मोबाइल मार्केट का 72% चीन के कब्जे में है। टेलीविज़न मार्केट की हम बात करें तो 25,000 करोड़ चीन की हिस्सेदारी है भारत में, यानी टोटल जो है वो 54% हिस्सा। अगर ऑटो कंपोनेंट की बात करें तो 4 लाख करोड़, इसमें चीन की हिस्सेदारी 26% है। स्टील मार्केट की बात करें स्टील की तो इसमें 108.5 मिलियन टन की का पूरा कारोबार है और इसमें 20% चीन की हिस्सेदारी है। फार्मा मार्केट की बात करें तो इसमें 15,000 करोड़ का चीन से हम व्यापार करते हैं और ये चीन की सबसे बड़ी हिस्सेदारी में आता है, यानी दवाएं हम 67% चीन पर निर्भर हैं। लेकिन इसके चलते भारतीय कंपनियां अगर चीन के बायकॉट का लाभ ले सकती हैं, अगर भारत के लोग चीन के सामानों का बायकॉट करें तो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी से लेकर गांव देहात तक के जो लोग हैं वो अपने आप को उद्योग के जरिए जोड़ सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। इस पूरे मसले पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल जी और सामाजिक सरोकार से जुड़े रमेश सिंह जी भी टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जयराम शुक्ल जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। जो मामला शुरू हुआ था भारत के इतिहास में कि हिंदी चीनी भाई भाई, तब नेहरू जी के साथ चीन ने दगा किया। उसके बाद 45 साल में बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन हमारे एक कर्नल की शहादत हुई है, एक हवलदार की और एक सिपाही की कल सोमवार की घटना है। आप इसको किस ढंग से देखते हैं? अगर चीन बहुत चालाक है तो 3 जिम्मेदारी हम बांट सकते हैं। एक तो सीमा पर सेना लड़ रही है, जनता चाहे तो चीन के सामानों का बायकॉट कर सकती है और भारत सरकार जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उसके चलते बीच का रास्ता निकालकर चीन के सामानों पर, उत्पादों पर, आयात पर टैक्स को बढ़ा सकती है ताकि चीन का आयात जो है हतोत्साहित हो सके। इसमें आपकी राय, क्योंकि हमारे पास एक अवसर भी है। अगर चीन के सामानों का बायकॉट होता है, चीन की कंपनियों को हम अगर नकारते हैं तो भारत की जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, उनमें प्राण फूंक सकते हैं और ये भारत के लिए एक अवसर हो सकता है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल सही बात कहा। लेकिन चीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है जी, इनफैक्ट वो माइंड गेम ज्यादा है। चीन युद्ध नहीं चाहता, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहता है जी, उसकी वजह यह है कि कोरोना की वजह से जो अविश्वास पैदा हुआ है, बहुत सी कंपनियां चीन छोड़ के बाहर जा रही हैं। जी, तो आपने देखा कि मतलब एक मैसेज जाए निवेशकों के दिमाग में कि भारत एक अस्थिर देश है, तो नेपाल उसका पपेट है तो नेपाल का विवाद पैदा कर दिया। पाकिस्तान उसका गुंडा है तो वो तो परमानेंट प्रॉब्लम करता ही है। भारत के अंदर जंगल में माओवादी हैं तो वो उनका अपना गेम होती है। माओवादी तो मतलब उनकी गर्भनाल चीन से जुड़ी है। फिर अर्बन भी बैठे हुए हैं तो वो भी उनके समसाइयर हैं, कल से उनकी भी एनालिसिस सुन लीजिएगा। तो कुल मिला के जो चीन है वो माइंड गेम करता है जी, और चीन विशुद्ध रूप से आर्थिक लड़ाई लड़ रहा है। अभी ये जो लड़ाई है, ये कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं हम, ये पाकिस्तान जैसी मोर्टार चलना, गोली चलना या इस टाइप वाला मसला नहीं है जी, ये एक भयावह की स्थिति चीन के साथ है। अब रही बात चीन की कंपनियों के बाइकॉट का,
तो ये बात सही है, 67 अरब डॉलर मैं 2-3 साल पहले का आंकड़ा जो मुझे ध्यान है, जी। नियर अबाउट इतना चीन कारोबार हिंदुस्तान से करता था और 7 अरब डॉलर के नहीं, आसपास मैं इसमें जोड़ देता हूं जो आप बताना चाह रहे हैं कि सन 2000 में चीन के साथ भारत का कुल व्यापार था $3 बिलियन का। 2008 में ये बढ़कर हो गया 51.8 यानी 51.8 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया था, और 2018 में चीन के साथ भारत का व्यापार पहुंच गया है 95.54 बिलियन डॉलर का, और ये कुल मिलाकर भारत के निर्यात का मात्र 18.84% है। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 80% बिलियन जो है 80 बिलियन डॉलर का कारोबार यानी चीन से हम आयात करते हैं और 18 बिलियन के करीब हम सिर्फ निर्यात करते हैं। तो जो आप बात कर रहे हैं मैंने उसका फिगर दिया, लेकिन मैं इस पर आना चाहता हूं कि इस समय 3 मोर्चों पर लड़ने की जरूरत है। एक तो ये कि CNN ने कहा कि ये जो घटना है वो गेम चेंजर साबित हो सकती है, भारत अपने आप को आर्थिक रूप से भी मजबूत कर सकता है, और खासतौर से कंपनियों के मामले में, निर्माण के मामले में, पैकेजिंग के मामले में, जिसका राग जो है बहुत दिनों से भारत सरकार अलाप रही है। चीन को अगर आप रोकते हैं व्यापार के मामले में, तो भारतीय जो कंपनियां दम तोड़ रही हैं, छोटी गांव देहात से हम शुरू होकर हम टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी तक आते हैं, तो ये एक अवसर है। आपकी इसमें राय? को लेकर भारत की सरकारें कभी नहीं बोली, यहाँ के लोग बोलते हैं। स्वदेशी जागरण मंच बोलता है, जो इसको हिंदुस्तान के कुटीर उद्योगों से प्यार है वो बोलता है। जब देखता है कि दिए चीन के आ रहे हैं, झालरें चीन की आ रही, छोटी छोटी चीजें चीन की आ रही हैं, तो उसको लगता है कि कुम्हार का काम छिन रहा है, दस्तकार का काम छिन रहा है। ऐसे लोग बोलते हैं, सरकारें नहीं बोलती हैं। नंबर 1। लेकिन ये अवसर है बोलने का सरकार के भी। हाँ, अब सरकार WTO से बंधी हुई है, WTO की शर्तों से बंधी हुई है सरकार, तो इनको तो देखिए वैसे करना पड़ेगा जैसे कि अभी अमेरिका WHO से बाहर हो गया, वैसे चीन को चीन के सामान की नुक्स निकाल कर एक प्रॉपर विजिलेंस करके, जैसे अमेरिका बहुत सारे प्रोडक्ट, मलेशिया में का पोल्ट्री का प्रोडक्ट उसने बैन कर दिया था अमेरिका ने। चीन तो के बहुत सारे उत्पादन को घटिया बताकर, वो एक तरह से उनके उत्पादन को बहुत निकृष्ट बताकर भी आप उसको रोक सकते हैं कि ये क्वालिटी घटिया है। और दूसरी बात ये है कि जब युद्ध के हालात हैं तो फिर WTO अपनी जगह है, देश हित में। मैं सिर्फ थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं इस बात को, कि जब भारत ने परमाणु विस्फोट किया था और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब दुनिया ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, और भारत उस आर्थिक प्रतिबंध में मजबूत बनकर निकला था, उसने उसको भी एक अवसर बनाया था। तो ये जो घटना हुई है चीन के साथ, ये कहीं ना कहीं सरकार, जनता दोनों स्तर पर लड़ी जाएगी, तो मुझे लगता है कि हम इसको भी बहुत अच्छे तरीके से ताकत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जनता तो चाहती है, देखिए जनता के सामने एक मजबूरी है, जनता के सामने आप जो स्वदेश का बना हुआ सामान है उसको एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करो, लेकिन उसकी क्वालिटी और उसकी लागत, इस चीज का ध्यान देना होगा। अब 10 रुपए में जो चीन का सामान मिलता है, हम लोगों ने, आपने भी फिलिप्स, उस समय LED के बल्ब आए थे तो 200-250 रुपए में हम लोगों ने अपने घर में LED के बल्ब रिप्लेस किए थे, और चीन 15 रुपए 10 रुपए में। यही तो हम कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ के नौजवान अब 2020 में जो भारत का नौजवान है, वो चीन के मुकाबले प्रोडक्शन उत्पादन कर सकता है, चाहे LED की बात करें, मोबाइल की बात करें, या जो दवा कंपनियां हैं, महंगा सस्ता हो सकता है। मैं इस पर आपसे विस्तार से बात करूंगा। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं, अनिल सौमित्र जी। सौमित्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। मैं आपके पास आता हूं, उसके पहले हमारे साथ रमेश सिंह भी जुड़े हुए हैं। रमेश सिंह जी, आपकी इसमें क्या राय है, क्योंकि आपकी बहुत सारी पोस्ट हमने देखी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है, खासतौर से पाकिस्तान और चीन के बारे में। इस घटना को आप किस ढंग से लेते हैं, क्योंकि दुनिया के लोग कह रहे हैं कि भारत इस घटना को अवसर में बदल सकता है, ये घटना गेम चेंजर हो सकती है। चीन का भारत से टकराव भारत में उथल पुथल तो लाने की आशंका है, लेकिन भारत को मजबूत बनाने की इसमें एक तरह से संभावना है। आपकी राय? राघवेंद्र जी, इस वक्त हम अपनी अर्थनीति को, हमारे आयात निर्यात को, हमारी जो कूटनीति है खासतौर से चीन के संदर्भ में, उसको हम धार देने के रूप में और उसको चीन के विरुद्ध एक कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई शक और दो राय नहीं है। लेकिन रमेश जी, अभी जो कूटनीति है वो तो या तो कूटने की नीति हो रही है या कुटने की नीति हो रही है। वो जो कूटनीति है वो इस समय तो पूरा देश इस समय उथल पुथल में है, बहुत ही जिसे कहते हैं आक्रोश है पूरे देश में। तो ये कुटने और कूटने की नीति हो गई है कूटनीति के बजाय। जी,
पूरे देश में आक्रोश है और पूरा देश इस वक्त मनोवैज्ञानिक दबाव में है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम चीन पे सिर्फ सैन्य दृष्टि से या कूटनीतिक दृष्टि से निर्भर रहे, ये उचित भी नहीं है। हमें अपनी अर्थनीति को कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना होगा। चीन हमारा आर्थिक रूप से तो शोषण करता है और ऊपर से हमारे ऊपर दादागिरी भी दिखाता है। जब आज हम इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ हमारे सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जनता की, हमारे देश के जो उद्योगपति है उनकी, और हमारे जो लोग स्वदेशी की बात करने वाले हैं उनकी वो वैकल्पिक अर्थव्यवस्था लाएं, वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के विचार लाएं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि चीन के मुकाबले वैकल्पिक अर्थव्यवस्था की जरूरत है, उत्पादन में उत्कृष्ट लाने की जरूरत है, और जो नौजवान अभी देश के लिए काम कर रहे हैं वो प्रोडक्शन में लागत कम करें और क्वालिटी को बेहतर बनाएं। मैं लौटूंगा आपके पास इस मुद्दे पर। सौमित्र जी, चीन का मसला है और दुनिया के लोग कह रहे हैं कि ये जो चीन के साथ टकराव हुआ है कल, वो भारतीय अर्थव्यवस्था और देश के लिए गेम चेंजर भी हो सकता है। यानी देश इसके लिए एक अवसर बनाकर भारत के जो उद्योग हैं, छोटे उद्योग से लेकर हम बड़ों की बात करें, क्वालिटी की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो ये एक मौका है भारत के सामने चीन से लड़ने के साथ साथ देश में रोजगार लाने का और क्वालिटी उत्पादन करने का। आपकी राय? जी, मेरा बस इसमें इतना कहना है कि देखिए, जो दुनिया है वो पहले 2 ध्रुवीय विश्व होता था, आज वो बहुध्रुवीय हो गया है। सब राष्ट्र जो है, सब देश जो है अपनी अपनी ताकत बढ़ाने की और अपने समविचारी राष्ट्रों के साथ तालमेल करने की ओर अग्रसर हुए हैं। इसी में पहले जो हमारी डिपेंडेंसी या हमारा जो अवलंबन या साझेदारी जो रूस के साथ होती थी, वो कहीं ना कहीं वो चेंज बदल के अमेरिका की तरफ हमारा एक झुकाव बना है। और निश्चित तौर पर चीन कोई आज का शत्रु नहीं है, वो 62 की लड़ाई हुई और उसके पहले भी तिब्बत को हड़पने की, तो साम्राज्यवादी नीति तो उसकी पहले से ही रही। आपकी बात के समर्थन में बीच में एक चीज जोड़ने की अनुमति चाहता हूं, फिर और ब्रेक पर जाने की भी अनुमति लूंगा आप लोगों से, कि हमारे रक्षा मंत्री हुआ करते थे जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारा सबसे बड़ा शत्रु चीन है। ये बात उन्होंने आज से पहले 1990 के आसपास कही थी। मैं लौटूंगा, बहुत सारे मुद्दे बात करने के लिए। चीन का मसला है, बहुत देश के भीतर तक इस पर उथल पुथल है। लौटते हैं इस मुद्दे पर विस्तार से बात करने के पहले एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इसने पूरी दुनिया को तड़पाया।